नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष को लेकर। बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है तृतीय। हिंदी भाषा के आधारभूत हिंदी भाषा शिक्षण के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध को लेकर। और इसी इकाई तृतीय के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है कविता शिक्षण की चुनौतियां एवं उनका समाधान। कविता शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों को लेकर हम इस प्रकरण में चर्चा कर रहे हैं और उनमें कौन कौन सी समस्या हैं जो अधिकांश रूप में हमें सामना करना पड़ता है, तो उन पर भी हम इसमें बात करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और आज हमारे सामने समस्या नंबर 8 है। तो इससे पहले के वीडियो व्याख्यानों में हमने 8 तक की समस्याओं पर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 8वीं और 9वीं समस्या पर बात करेंगे। तो साथियों, अनुकरण पाठ सभी छात्रों से कराया जाए या कुछ ही छात्रों से। अनुकरण पाठ कक्षा में हम कराते हैं तो वो पाठ कुछ ही छात्रों से कराया जाए या फिर सभी छात्रों से कराया जाए। तो साथियों, सभी छात्रों का वाचन पाठ कराना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सभी छात्रों से वाचन पाठ कराना आवश्यक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि संभव हो सकता है छात्र की स्थिति छात्र कम है वहाँ पर तो हम करावे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन हम छात्रों को अनुकरण पाठ के वाचन से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें उस पद की भाव ग्रहण क्षमता की ओर भावों को ग्रहण करवाना। तो हम उनको वाचन के चक्कर में उनको मतलब भाव ग्रहण से विषय से दूर हट जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो छात्र अच्छा उच्चारण कर सकते हैं, जो अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ छात्रों को उच्चारण करवाकर हमें उन कविता या पद्यांश के बारे में जो भाव दिए गए हैं उन भाव के विषय में हम उनको अनुकरण वाचन करवा सकते हैं। इसमें उतने ही छात्रों से अनुकरण पाठ कराना पर्याप्त है। जितने बार पाठ पढ़ने से कविता का भाव कुछ समझ में आता है। हम कक्षा में कुछ जो छात्र जो मतलब कविता को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिनका वाचन ठीक है, जिनकी वाचन में विषयों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तो उन छात्रों से हम वाचन कराएं और उतनी बार करा सकते हैं कि हम कक्षा में दूसरे सभी छात्रों को उस पद्यांश विशेष का भाव ग्रहण समझ ना जाए तो हमारा भी सार्थकता है। ये तो हम सभी को उच्चारण करवाने के चक्कर में हम निश्चित रूप से भाव ग्रहण क्षमता को एक गौण विषय बना लेंगे, मुख्य विषय की बजाय उसको गौण विषय बना लेंगे, जो पाठ का एक उद्देश्य प्राप्ति में बिल्कुल सहायक नहीं होगा। तीसरा बिंदु, मधुर कंठ एवं शुद्ध पठन वाले छात्रों को कविता के अनुकरण पाठ में प्रधानता देना उत्तम है। सबसे पहले उन छात्रों को प्रधानता दी जाए जिनका कंठ मधुर है। किसी भी पद्यांश को गाकर हाव भाव के साथ सुना सकते हैं, तो उससे क्या है कि बालकों की रुचि बढ़ेगी, उससे बालकों का एक ध्यान एकाग्र होगा, उससे क्योंकि बालक हमेशा बाल गीत हैं, संगीत है, इनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। इसलिए बालक सभी उस पाठ को रुचि लेंगे और रुचिपूर्वक पढ़ेंगे और रुचिपूर्वक किया गया कोई भी कार्य हमें अधिगम की ओर ले जाता है। इसलिए जो कक्षा में मधुर बालक जिनका कंठ मधुर है उन बालकों को हम इसके लिए प्रधानता देकर उन्हें अनुकरण वाचन करा सकते हैं। अब हमारे सामने साथियों समस्या है पहली वाली, वो समस्या है 90 नंबर की। अनुकरण वाचन पाठ सामूहिक रूप से कराया जाए या फिर व्यक्तिगत रूप से। साथियों, ये समस्या भी थोड़ी एक अलग है लेकिन महत्वपूर्ण तो है कि सामूहिक वाचन पाठ कैसे कराया जाए, व्यक्तिगत रूप से कराया जाए या फिर आप सामूहिक रूप से करा सकते हैं।
तो साथियों सबसे पहले इस बात को ध्यान दिया जाए कि बालक जब छोटे होते हैं तो अपेक्षाकृत उनमें सहयोग की भावना रहती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनमें सहयोग की भावना कम होती जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम कक्षा में यदि सामूहिक वाचन करवा रहे हैं मनोरंजन, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें सबसे पहले 3 बातों का विशेष ध्यान देना है। एक तो है कक्षा का स्तर, कक्षा का स्तर किस प्रकार का है। दूसरा है कक्षा की स्थिति, और तीसरी है पद की प्रकृति। अब कक्षा का स्तर की बात चल रही है, कक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए कि भाई कक्षा का स्तर कैसे, वो प्राथमिक है, उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक है, या फिर उच्च माध्यमिक स्तर या उच्चतर कक्षाएं में हम बालक अध्ययन कर रहे हैं। तो ये उसका स्तर देख के ही बालकों को अध्ययन कराएं। तो सबसे पहले साथियों मैं कहना चाहूँगा कि बालकों में, छोटे बालकों में सहयोग की भावना अपेक्षाकृत होती है। जैसे एक बालक गाना गा रहा है तो उसका साथ सभी बालक देंगे, लेकिन जैसे बालक बड़े हो जाएंगे तो सहयोग की भावना उसमें कम हो जाती है। और जैसे मान लो एक बालक गाना गा रहा है तो बड़े स्तर के बालक केवल एक बालक व्यक्तिगत वाचन ही वहाँ पर चलेगा। जैसे जैसे बालक बड़े हो जाते हैं तो समूह में गाना पसंद नहीं करते, बल्कि वो व्यक्तिगत रूप से गाना पसंद करते हैं। इसलिए उच्च कक्षाओं के लिए तो व्यक्तिगत वाचन और प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामूहिक वाचन ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब बिंदु ये होते हैं कि अब इसमें कक्षा की स्थिति क्या है। कक्षा की स्थिति से तात्पर्य मेरा ये है कि कक्षा की स्थिति मतलब जहाँ हमारा शिक्षण कक्ष बना हुआ है हिंदी का, या जो भी कक्ष पढ़ा रहे हैं वो कक्ष के आसपास कोई अन्य कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम सामूहिक वाचन कराएंगे तो आसपास की जितनी कक्षाएं उनकी शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान पड़ेगा, और जो उपयुक्त नहीं होगा तो ऐसी स्थिति को हम ध्यान में रखते हुए हम ये कर सकते हैं कि हमारी कक्षा की जो स्थिति है वो या तो उसके आसपास कोई अन्य कक्षाएं ना हो, या फिर हमारा क्लासरूम जो है दूर कक्षा दूर बनी होनी चाहिए, ताकि आसपास के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक बात तो ये हो, तो ये है हमारे कक्षा की स्थिति। अब पद की प्रकृति ऐसी है कि पद की प्रकृति के अनुसार हमें इस बात का ध्यान दें कि जो कवितांश जो हम पद्यांश पढ़ा रहे हैं तो उसमें जैसे हम गद्य पढ़ाते हैं तो मान लीजिए गद्य में हम उस गद्य के प्रमुख तत्वों की ओर ध्यान देते हैं, जो उसमें कौन कौन से तत्व निहित हैं गद्य में। लेकिन हम यदि पद्य पढ़ा रहे हैं तो पद्य में उन आसपास के भावों को ध्यान दिया जाता है। तो उन भावों को हमें स्वयं उभारना पड़ता है, उसमें कौन कौन से भाव कविता में निहित है तो उसको हमें निकालना पड़ता है, बालकों को समझाना पड़ता है। तो दोनों ही अवधारणाएं अलग अलग हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि जैसे फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे वीर रस है, हिंदी में वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस, ये 4 रस ऐसे हैं। इन चारों रसों की जो कविता है उन पर हम सामूहिक वाचन करा सकते हैं, क्योंकि कक्षा के बालक बड़े होंगे और अधिक होंगे तो उनका स्वर भी ऊंचा होगा, और स्वर ऊंचा होगा तो आसपास की कक्षाओं में मतलब परेशान नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि ये 4 रस हैं, वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस, इनका वाचन हम सामूहिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन इन 4 रसों जो अन्य सभी रस हैं, 5 रस जो भी हैं इनके रस, उन 5 रसों के लिए हम व्यक्तिगत वाचन ही उपयोग करता है। तो ये हो गया पद की प्रकृति के रूप में। तो साथियों आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।